हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो है प्रयोगशाला परिचारक का ये कोर्स चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पे पूरे साइंस को कवर करते हुए चल रहा हूँ। काफ़ी सारे वीडियो हम लोग जो है प्रोवाइड करा चुके हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रयोगशाला परिचारक नाम से, वो आप देख लीजिए। प्रयोगशाला परिचारक नाम से प्लेलिस्ट बना है, वो सबसे पहले जा कर के आप 1 बाय 1 सारे वीडियो देखते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारी बेहतरीन होते जाएगी। तो प्रयोगशाला परिचारक का ये पूरा कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम टारगेट रखें हैं कि आपका जो साइंस में 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 60 आउट ऑफ 60 आप लाने का जो है कोशिश करें, हमारा टारगेट है। कोई भी चीज़ बिना छोड़े हम पूरी तरह से सिलेबस को कवर करते हुए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको समझ आ रहा होगा कि काफ़ी बेहतरीन जो है क्लास हमारा ये रहता है, ठीक है। आपके लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी जो वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ वो आप देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहाँ पे। देखिए इस तरह से हम पढ़ते हैं, पहले पूरा थ्योरी कवर करने के बाद एमसीक्यू भी मैंने करा रखा है 40-50 टॉप एमसीक्यू, जहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। देखना जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं आपको प्रूफ ला के दिखाऊंगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो क्लास जो है मैं यहाँ पे ले रहा था हीट और टेम्परेचर का, उष्मा तथा जो है ताप का हम यहाँ पे क्लास ले रहे थे, जहाँ पे 2 क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्लास आज जो है हम करने वाले हैं। तीसरा क्लास हमारा रहेगा उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो अपना पेन नोटबुक निकाल लीजिए और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो प्रभाव है उष्मा का वो है ताप में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको पता है कि जैसे जैसे हम उष्मा को बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे उष्मा को बढ़ाते हैं ताप भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि कोई वस्तु है, मान लो यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, हम इसको उष्मा देते हैं तो ये उष्मा को अवशोषित करता है, सोखता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। क्लियर। इसी प्रकार उल्टा भी सोच सकते हो, जब इस वस्तु से हम मान लो उष्मा लेते हैं, अभी उष्मा दे रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, उष्मा ले रहे हैं, उष्मा इसमें से बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका ताप जो है घट जाता है, क्योंकि अब उष्मा उत्सर्जित करता है तो टेम्परेचर क्या है, घट जाएगा। मतलब उष्मा देने से ताप बढ़ता है, उष्मा जब बढ़ाएंगे तो ताप भी बढ़ेगा, ठीक। तो वही चीज़ें हैं, बस नोट करते जाइएगा पॉइंट टू पॉइंट। मैंने यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया है, और पढ़ते भी जाइए और समझते भी जाइए और लिखते भी जाइएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि अब मैं पीछे हो रहा हूँ तो भाई वीडियो पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, देन आप जो है कंप्लीट करके अपना नोट्स जो है तब आगे जो है फिर से रीस्टार्ट करके वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु को गर्म करने पर उष्मा अवशोषित करती है, वह उष्मा को अवशोषित करती है तथा उसका ताप बढ़ता है। बिल्कुल ये बातें मैंने अभी बताई। इसी प्रकार ठंडे होने की प्रक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, और उष्मा बाहर निकलती है इसलिए ताप क्या होता है, घटता है, ठीक। अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझें तो भिन्न भिन्न पदार्थ वाली समान द्रव्यमान की, एकदम अच्छे से देखिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, अलग अलग पदार्थ से बना है, 2 समान है, मान लो दोनों अलग अलग पदार्थ से निर्मित है, उनका द्रव्यमान कैसा है, समान है, उनका द्रव्यमान समान है, ठीक है। तब उस वस्तु को अगर हम समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में उष्मा देना पड़ता है, तो वस्तु द्वारा ली गई और दी गई उष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 अलग अलग पदार्थ हैं, पदार्थ वाला कोई द्रव्यमान का वस्तु रखा हुआ है, उसको समान ताप तक गर्म करने के लिए हम उसमें उष्मा देते हैं। तो उष्मा, वस्तु द्वारा उष्मा लेना या उष्मा देना किस किस बात पर निर्भर करता है, तो 3 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि उष्मा जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल m लिखे हैं, ठीक है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करती है, तो Q जो है, Q यहाँ पे क्या है, उष्मा है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात होता है, ठीक है। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये समानुपात का चिन्ह है, ठीक है। तो Q क्या है, उष्मा जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्लियर हुआ, ठीक। आगे आते हैं यहाँ पे।
दूसरा कौन से कारक पर निर्भर करता है? वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर। अब ताप में जो परिवर्तन हो उसको डेल्टा टी लिखना है। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, टी का मतलब ताप टेम्परेचर, अगर इसके सामने डेल्टा लगा दिए तो ताप में परिवर्तन हो गया। क्लियर? अब क्यू दूसरा जो है, क्यू क्या है? ताप में परिवर्तन पर निर्भर करता है, तो क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M पहला शर्त था, पहला कंडीशन था, पहला कारक था। दूसरा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, Q समानुपाती होता है डेल्टा टी के ताप में परिवर्तन के। ठीक, और तीसरा और यहाँ पे कारक है जो वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति क्या है? जिस पदार्थ से कोई वस्तु बना है उसकी प्रकृति कैसी, उस पर भी निर्भर करता है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम एक साथ इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी, जैसा यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ठीक, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, चिन्ह हटाने के लिए जब हम बराबर लगाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक हम उपयोग करते हैं और यहाँ पे Q बराबर एस एम डेल्टा टी हो जाता है, जहाँ एस जो आपको दिखाई दे रहा है वह समानुपाती नियतांक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो Q इज इक्वल टू एक हमारे पास सूत्र बन करके आ गया, Q इज इक्वल टू एस डॉट एम डॉट डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी। एस जहाँ क्या है? समानुपातिक नियतांक है और इसी एस को ही विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो एस क्या है समझ आ गया? एस जो है समानुपातिक नियतांक है। इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमने ये लाया। बाकी आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा अभी। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये सूत्र रट्टा मार लेना है, कहाँ से आया वो तो मैंने अभी यहाँ निकाल के दिखाया। बाकी अगर आपको ये कहाँ से आया है वो याद रहता है ना, तो आप जिंदगी नहीं भूलते हो कि कहाँ से कोई सूत्र कैसे आया। अगर आपको याद है तो ये सूत्र नहीं भूलोगे कि Q बराबर एस एम डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी होता है, जहाँ एम का मतलब द्रव्यमान होता है, एस का मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा होता है और डेल्टा टी का मतलब ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहीं से देखिए तीसरा समीकरण इसको दे दिया मैं। मान लो इसमें एस का मान निकालना चाहते हैं हम। एस क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता को एस को वहीं रखेंगे, एम और डेल्टा टी को उधर भेजेंगे, इधर गुणा में था तो इधर जा करके वो भाग में चले जाएगा, इसलिए Q बटे हो गया एम इंटू डेल्टा टी। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? तो आप चाहे ये वाला सूत्र याद रखो, ऊपर जो समीकरण 3 लिखा है वो, या तो ये याद रखो। वैसे ये याद रखना ज़्यादा आसान है, Q बराबर एस एम डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी होता है। और जहाँ Q ऊष्मा है, बार बार बता रहा हूँ, Q का मतलब ऊष्मा है, M का मतलब द्रव्यमान है, S का मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता है और डेल्टा टी का मतलब ताप में परिवर्तन है। क्लियर हुआ? अगर इसके मात्रक की बात करें, पेपर में ये आ सकता है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ सवाल आ सकते हैं। ठीक है, या पूछ सकता है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता किन कारकों पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो जो मैंने बताया वो कारक आपको याद रखना है, 3 कारक, उसके अलावा कोई और कारक दे देगा तो उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 से हमने ये निकाल दिया, इसका मात्रक यहां से देख लीजिएगा, जूल प्रति, बटे लिखा है मतलब समझ जाइएगा, जूल प्रति किलोग्राम है, ये केजी लिखा हुआ है, किलोग्राम अब केल्विन है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, तो बटे में किलोग्राम और केल्विन दोनों है। ठीक है ना? वैसे ही देखो जूल यहाँ पे हिंदी में भी शब्दों में भी लिख दिया मैंने, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन इसका क्या है? मात्रक है, एसआई मात्रक। ठीक, अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ देखिए समीकरण 3 में यदि m बराबर 1 हो, डेल्टा t बराबर 1 हो, तब s बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। Q और s बराबर होंगे भाई, सीधी सी बात है। तब हम यहाँ से परिभाषा बना दिए कि पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है, उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, देखिए m का मान 1 है ना, एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। डेल्टा t का मान भी 1 है, इसलिए बस इतना याद रखना है आपको, विशिष्ट ऊष्माधारिता उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। ठीक है, अब इस पेज में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे बस ये 3 कारक आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो उष्मा है, उष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। साथ ही साथ इससे जो
फॉर्मूला बना, सूत्र बना, उसको आप याद रखिएगा। और इसका मात्रक, एसआई मात्रक बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर है। बाकी एकदम रट्टा मारने का जरूरत नहीं, मैं डिटेल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो काम का चीज़ है, जो आपकी एग्जाम के लिए ज़्यादा हाईलाइट भी मैं करते जा रहा हूँ, जो आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, उस सभी चीज़ों को। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। तो एस का हम लोग एसआई मात्रक देखिए, एस क्या है यहाँ पे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, या विशिष्ट ऊष्मा है। एस का एसआई मात्रक अभी मैंने बताया कि जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है, या जूल प्रति किलोग्राम केल्विन को ऐसा भी लिखा जाता है। देखिए, बटे में अगर कोई चीज़ है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, 1 अगर x की घात m है तो हम इसको x की घात ऋण m लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात? ये गणित का सूत्र है, हालांकि आपने पढ़ा भी होगा गणित में 7वीं 8वीं क्लास में। ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। इसलिए जो बटे में जो यहाँ पे किलोग्राम और केल्विन है, उसमें भी देखो मैंने घात क्या लगा दिया, -1 लिखा दिया। और पढ़ेंगे वही जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। क्लियर हुआ? ठीक। अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो जूल के जगह सीजीएस मात्रक कैलोरी हो जाएगा, और ये केजी के जगह में ग्राम हो जाएगा, और केल्विन के जगह में डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बस एकदम आसान है। तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर आपको पेपर में ये पूछे कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके पास होती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस है, उसके पास सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको जल दिखे तो जल को लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस के बाद विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है जल की होती है। अगर बात करें जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगर पेपर में आपके पास आ जाता है, मान लो कि वाहनों के रेडिएटर में, वाहन में रेडिएटर लगा होता है जो क्या करता है, इंजन को कूलिंग करता है, शीतलन प्रदान करता है, ठंडा करता है। और ये जो है क्यों किया जाता है जल का प्रयोग, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। दैट्स वाई इसका यूज जो है किया जाता है रेडिएटर के तौर पर, रेडिएटर में कूलिंग जो कूलेंट के तौर पर। ठीक है, आगे आते हैं। एक और पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, देखिए, खाना पकाने वाले जो बर्तन है ना, उसकी ऊष्माधारिता निम्न होती है। ऊष्माधारिता बर्तन की निम्न होती है, याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्माधारिता बर्तन की क्या होती है, निम्न होती है, कम होती है, जबकि उसकी ऊष्मी चालकता अधिक होती है। अब ये समझिए बात एकदम। सो देखिए, यहाँ तक समझ आ गया आपको कि खाना पकाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है निम्न होती, जबकि ऊष्मी चालकता जो है उच्च होती है। देखिए, इसका क्या मतलब है कि ऊष्मी चालकता उच्च होने का मतलब है कि ज़्यादा से ही उसको ऊष्मा मिलती है, तो ऊष्मा को क्या करता है, वो फैलाता है या अपने में प्रसार कराता है। जबकि ऊष्माधारिता का मतलब ये होता है कि ऊष्मा को धारण करके रखता है। मान लो खाना पकाने वाला बर्तन ऊष्मा को खुद धारित करने लग गया, खुद धारण करने लग गया, तो फिर खाना कैसे पकेगा? समझ रहे हो ना बात को? इसलिए जो खाना पकाने वाला बर्तन होता है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है निम्न होती है। ठीक है, ऊष्मी चालकता उच्च होती है। क्लियर? पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस पे स्टार लगा के रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि विशिष्ट ऊष्माधारिता जल का कितना होता है। तो अगर जूल में देखें तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन में 4200 होता है, 4200। अगर इसको कैलोरी में देखें तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों में याद रखिएगा। पेपर में देखिएगा कि कैलोरी में दिया है ऑप्शन कि जूल में दिया है। क्लियर हुआ? बर्फ की अगर बात करें तो बर्फ का जस्ट उससे आधा होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बर्फ का 2100 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, 2100। ठीक है, अगर बात करें इसको कैलोरी में अगर देखा जाए तो 0.5, आधा, हाफ इसका एक होता है जल का, तो ये बर्फ का आधा होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? अब बात करें इसमें एक क्वेश्चन जो है किस तरह से आ सकता है, न्यूमेरिकल अगर बात करें कि अंकित प्रश्न किस तरह से आएंगे, तो नीचे आपको एक आसान सा सवाल दिख रहा होगा। देखिए, 100 ग्राम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी? ठीक है, ऊष्मा पूछा है, क्यू का मान निकालना है हमको। ठीक है, 100 ग्राम पानी मतलब द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस मतलब डेल्टा टी ताप में परिवर्तन कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, क्योंकि 20 से 30 हो रहा है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आगे और देखें, एस का मान हमको पता है। एस का मान अगर हम कैलोरी में लिखें तो 1 होता है जल के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी दिया है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 होता है कैलोरी में। याद रखिएगा, कैलोरी में सब मान अगर हमको दिया है तो ये ग्राम में दिया है, ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, मतलब ये कैलोरी में बिल्कुल सही है। तो सीधा सीधा एक सूत्र हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जिसको आप याद कर लो, Q = MS डेल्टा T होता है। मान यहाँ पे रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए मान रखिए बस। तो M का मान हो जाएगा 100 ग्राम था। ठीक है,
एक हो जाएगा एस का मान और डेल्टा टी का मान 10, सब मान रख दिए, 1000 आ गया, 1000 कैलोरी इसका आंसर होगा। ठीक है, 1000 कैलोरी जो है इसकी उष्मा होगी। उष्मा कितनी खर्च होगी? तो 1000 कैलोरी की उष्मा खर्च होगी। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक, आगे आते हैं। अब ऊष्माधारिता और विशिष्ट उष्मा क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऊष्माधारिता को भी समझ लेते हैं, हीट कैपेसिटी जिसको कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम दोनों में अंतर देखेंगे, विशिष्ट उष्मा और ऊष्माधारिता में। ठीक है, इसको सी से दर्शाते हैं, कैपेसिटी से। ठीक, अब उष्मा की ऐसी मात्रा या वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उष्माधारिता कहलाती है। उष्माधारिता का जो सूत्र है ये होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट उष्मा। इतना ही याद रखना है। अगर आप इसको ना पढ़ो ना याद रखो तो भी चलेगा, इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया, ठीक है, कि ये कैसे आया है, यहाँ मैंने निकाल के ये दिखाया है कि डिटेल से कि कैसे आया है। ठीक है, बाकी मैं तो आपको कहूँगा अगर आप प्रयोगशाला परिचारक का तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करें तो आप इतना याद रखिए, उष्माधारिता का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट उष्मा। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं जबकि विशिष्ट उष्मा को s से दर्शाते हैं। ठीक है, उष्माधारिता का इकाई अगर बात करें तो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, या जूल प्रति केल्विन भी लिखा होगा, आपको मिलेगा कहीं कहीं। क्लियर हुआ? ठीक, अब दोनों में अंतर देख लेते हैं भाई कि विशिष्ट उष्मा और उष्माधारिता में क्या अंतर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो विशिष्ट उष्मा और उष्माधारिता में अंतर, एस और सी में अंतर। तो सबसे पहला अंतर देखो, विशिष्ट उष्मा जो है यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि अगर उष्माधारिता की बात करें तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। क्लियर? दूसरा बात करें, अगर किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट उष्मा समान होती है, अगर द्रव्यमान अलग अलग है उसके बावजूद उसकी विशिष्ट उष्मा जो है समान होती है, लेकिन एक ही पदार्थ के, ध्यान रखिएगा, एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की उष्माधारिता भिन्न भिन्न होती है। विशिष्ट उष्मा समान होती है लेकिन उष्माधारिता भिन्न भिन्न होता है। मात्रक तो मैंने बताया ऑलरेडी कि जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है या कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? विशिष्ट उष्मा का। उष्माधारिता का जूल प्रति केल्विन या कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब यहीं पे एक टॉपिक आपका क्लास 10th के बुक में दिया हुआ है सीजी बोर्ड में, और पूरा टू द सिलेबस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, पूरा डिटेल से हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो मिश्रण का साम्य ताप देखिए, अब इसको थोड़ा समझिएगा, इतना कठिन नहीं है जितना यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखो इसको पहले समझो, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक उदाहरण ले लिया कि आपने नहाने के लिए मान लो 2 बाल्टी पानी रखा हुआ है, एक जो है गर्म पानी और दूसरा क्या है, ठंडा पानी है। दोनों पानी का ताप जो है गर्म पानी का 80 डिग्री सेल्सियस है और ठंडे पानी का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब हम तीसरी बाल्टी में, अब आपने क्या किया, एक तीसरा बाल्टी ले आया, उसमें 1 लीटर गर्म पानी का निकाला और 1 लीटर ठंडा पानी का। बोले भाई ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, तो 1 लीटर जो है गर्म पानी का और 1 लीटर जो है ठंडा पानी का मिलाते हैं, तो पानी का मिश्रण हो गया। और मिश्रण का ताप कितना होगा, पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, ठीक, तब क्या करोगे। तो देखिए इसका आसान सा चीज़ है, दोनों स्थिति में हम इसको हल करते हैं। देखिए दोनों स्थितियों में पानी की विशिष्ट उष्मा एक ही होगी, मतलब S1 और S2 दोनों बराबर होंगे, मान लो S के बराबर है। ठीक, यदि मिश्रण का ताप जो है T है, स्मॉल t, अब जो आपने तीसरी बाल्टी में पानी डाला उसका ताप मान लो स्मॉल t है। ठीक है, तब देखिए गर्म वस्तु द्वारा जो दी गई उष्मा है, आपको इतना रटना नहीं है, ये सब चीज़ें जो लास्ट में सूत्र रहेगा बस उसको आपको याद रखना है। लेकिन आया कहाँ से ये मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए कॉपी में, लेकिन इसको रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जो चीज़ मैं याद करने बोल रहा हूँ खाली वही रखेगा याद। ठीक है, अब देखिए गर्म वस्तु द्वारा जो दी गई उष्मा है Q बराबर ms डेल्टा T होता है, वही सूत्र लगा दीजिए, m1 S1 डेल्टा T। ठीक है, अब m1 तो m1 है, S1 को S लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया जल का दोनों स्थिति में जल का विशिष्ट उष्मा तो सेम रहेगा ना। ठीक, और ताप में कमी होगा। क्यों ताप में कमी होगा, क्योंकि गर्म वस्तु द्वारा उष्मा दिया जा रहा है तो ताप में कमी होगा। ताप में कमी मतलब T1 माइनस T हो जाएगा। T क्या है, मिश्रण का ताप है। ठीक, दूसरा देखिएगा ठंडी वस्तु द्वारा जो उष्मा ली गई है उसमें देखिए M2S2 डेल्टा T ताप में वृद्धि होगा, तो यहाँ पे M2S गुणा कोष्टक में T माइनस T2 हो जाएगा। ठीक, अब उष्मा संरक्षण का नियम क्या कहता है, उष्मा संरक्षण का नियम कहता है कि दी गई उष्मा
और ली गई ऊष्मा दोनों बराबर होगी। तो दी गई ऊष्मा यहाँ है, ली गई ऊष्मा यहाँ है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर हमने कर दिया, दोनों का एस एस कट गया, देखिएगा एस एस कट गया, ठीक है। जब इसको हम हल किए अंदर गुणा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब जो देखिए जो आपको दिख रहा है इधर माइनस में, उसको इधर ले आया मैं, तो ये प्लस में हो गया M1T1 प्लस M2T2। देखो ये इधर माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया, और इधर जो माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया ही। अब दोनों में टी, देखो दोनों में टी था तो दोनों टी में से टी को बाहर निकाल लिया, M1 प्लस M2 बचा। क्लियर हुआ। अब M1 प्लस M2 बचा, हमको टी का मान निकालना है तो टी वहीं रखेंगे और इस M1 प्लस M2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर जाके ये बटे में चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र बनेगा और इसी को याद रखना है कि मिश्रण का साम्य ताप क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साम्य ताप निकालने के लिए M1 गुणा T1 प्लस M2T2 बटे में M1 प्लस M2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस सवाल में आप हल करो, देखिए वीडियो रोक लीजिएगा पूरा नोट करने के लिए। पूरा अगर मान रखे तो M1 का मान 1 होगा, क्यों 1 होगा समझ रहे हो। हाँ, M1 का मान 1 होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है 1 लीटर पानी डाल रहे हैं, ठीक है। M2 का मान भी 1 होगा क्योंकि 1 लीटर गर्म पानी और 1 लीटर ठंडा पानी डाल रहे हैं। M1 1, M2 1 होगा, 80 जो है T1 होगा और 20 जो है T2 होगा। बस सभी मान रख दोगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सूत्र बस याद करना है कि मिश्रण के साम्य ताप का सूत्र क्या होता है। बाकी मेरे को नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। लेकिन क्योंकि आपके 10th के सिलेबस में दिया, 10th के बुक में दिया है, दैट्स वाई आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, छोड़ना तो नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं जो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट किए थे कि भाई ऊष्मा का प्रभाव पढ़ रहे थे, इफेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है। जिसमें एक और प्रभाव, अभी तक हम पहला प्रभाव पढ़े हैं, अब दूसरा प्रभाव पढ़ते हैं ऊष्मी प्रसार, थर्मल एक्सपांसन। तो ऊष्मी प्रसार क्या होता है ये अच्छे से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जितना अभी तक जो क्लास लगा आपको बोरिंग, वो अब मज़ेदार होने वाला है। ऊष्मी प्रसार को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऊष्मी प्रसार या थर्मल एक्सपांसन क्या होता है, इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि किसी पदार्थ में तापीय वृद्धि के कारण, ध्यान रखिएगा, किसी पदार्थ में ताप में वृद्धि के कारण उसके आकार एवं आकृति या विमा में क्या होता है, प्रसार होता है। उसे ही हम ऊष्मी या तापीय प्रसार कहते हैं। मतलब समझिए जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, जब गर्म करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, तो उसका आकार जो है या तो बदल जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक लोहे का रॉड है, इसको जब आप बहुत गर्म करोगे, बहुत गर्म करोगे, बहुत गर्म करोगे तो इसका आकार थोड़ा ना थोड़ा बढ़ेगा, हाँ, ठीक है। हालांकि वो आँख से नज़र ना आए, लेकिन स्केल वगैरह से नापोगे आप उसको तो उसके आकार में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। और यही जो परिवर्तन होता है इसे ही हम ऊष्मी प्रसार कहते हैं, थर्मल एक्सपांसन कहते हैं। अब थर्मल एक्सपांसन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, तो थर्मल एक्सपांसन सिर्फ लोहे के रॉड में नहीं होता, वो द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है। मतलब थर्मल एक्सपांसन या ऊष्मी प्रसार जो है 3 प्रकार से होता है, ठोस में, द्रव में या गैस में, ठीक है। तीनों का डिटेल मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ बनाया है, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठोस में 3 प्रकार से थर्मल एक्सपांसन या ऊष्मी प्रसार होता है। पहला जो है रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक। द्रव की अगर बात करें तो द्रव में 2 ही प्रकार का प्रसार होता है, एक आभासी प्रसार गुणांक और दूसरा है, पहला आभासी और दूसरा है वास्तविक प्रसार गुणांक। अगर गैस की बात करें तो गैस में 2 तरह के होते हैं, एक है आयतन प्रसार गुणांक और दूसरा है दाब प्रसार गुणांक। सबको डिटेल से पढ़ेंगे और क्वेश्चन इनमें से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन चांस है बनने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो ऊष्मी प्रसार समझ आ गया, ठीक है। पूरा डिटेल आप नोट कर लीजिए। अब एक एक करके चालू करते हैं। तो आज के क्लास में हम ठोस को पूरा कंप्लीट करेंगे, एक और हमारा लेक्चर बच जाएगा जहाँ हम द्रव और गैस को कंप्लीट करेंगे आखिरी भाग में, ठीक है। तो ठोस में 3 प्रकार के जो प्रसार गुणांक होते हैं, तीनों को पहले अच्छे से समझते हैं, बहुत आसान है। ठोसों में ऊष्मी प्रसार, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं क्या होता है। तो जब किसी ठोस में ताप में वृद्धि की जाती है तो ठोस के लंबाई या आयतन या क्षेत्रफल, तीनों में कोई ना कोई प्रसार हो सकता है। ये लंबाई हो सकता है बढ़ जाए, या आयतन हो सकता है बढ़ जाए, या क्षेत्रफल हो सकता है बढ़ जाए, प्रसार हो जाए, ठीक है।
इसी को ठोसों का उष्मीय प्रसार कहते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ, लंबाई में वृद्धि हुआ, उसको हम रेखीय प्रसार कहते हैं। और यहाँ पे उसका जो कोफिशिएंट या गुणांक होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब रेखीय प्रसार गुणांक बताता है कि कितना प्रसार हुआ है, ठीक है, उसका मान बताता है। इसको अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा ऐसे बनाते हैं, देखिए संकेत, या तो आप ऐसा बनाओ या तो ऐसे बना दो, बस अल्फा है। रेखीय प्रसार गुणांक, अब ये रेखीय प्रसार गुणांक है, एकदम अच्छे से परिभाषा समझिएगा। ऊपर वाला मान लो अगर आप परिभाषा नहीं लिखते तो नीचे वाला लिखिएगा, एक ठो कोई फॉलो कीजिएगा, तीनों का परिभाषा उसी से बनेगा। मान लो मैं ऊपर वाला पहले आपको समझा दूं। देखिए कि किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की छड़ में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ये थोड़ा कठिन लगेगा, मेरे हिसाब से नीचे वाला आप याद रखिए। देखिए कि किसी छड़ के ताप में अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करते हैं तब छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि, तो छड़ की लंबाई में जितना वृद्धि होगा तथा उसकी जो प्रारंभिक लंबाई है, दोनों के अनुपात को ही रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। कितना सिंपल था क्या, ठीक है, एकदम आसान है। क्या कहा मैंने, समझ आया कि किसी छड़ के ताप में अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो छड़ की लंबाई में जो वृद्धि होता है और उसकी प्रारंभिक लंबाई जो रहती है, दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अगर ये परिभाषा याद है तो सेम आपको क्षेत्रीय के लिए भी मिलेगा, सेम आपको आयतन के लिए भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और थोड़ा इसका डिटेल यहाँ पे देखते हैं, इसका सूत्र लाने का कोशिश करते हैं इसको, क्योंकि हम अल्फा से दर्शाते हैं। हमने क्या कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, तो ताप वृद्धि को नीचे डालो, ठीक है, इसको लिखो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर लंबाई में जितना वृद्धि हुआ वो ऊपर रहेगा और जो प्रारंभिक लंबाई है नीचे रहेगा, गुणा ताप वृद्धि। एकदम आसान सा सूत्र है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। अब लंबाई में वृद्धि है उसको मैंने बताया ना, डेल्टा से दर्शाते हैं। अंतर हुआ या वृद्धि हुआ उसको डेल्टा ये जो मैंने त्रिभुज जैसा बनाया उसी को डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा एल अगर हम लिख देते हैं तो लंबाई में वृद्धि हुआ, एल मतलब लेंथ, ठीक है। लंबाई में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई मान लो कैपिटल एल था, तो ताप में वृद्धि कितना हुआ, डेल्टा टी लिख देंगे। सूत्र बन गया भाई, यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ठीक। इसका मात्रक जो है प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब मान लो हमको डेल्टा एल का मान निकालना है, कितना वृद्धि हुआ लंबाई में, तो ये हो जाएगा अल्फा गुणा एल गुणा डेल्टा टी। इसीलिए इसको जो है रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, क्योंकि ये गुणा के रूप में आता है अल्फा जो है, ठीक है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, बस कुछ नहीं, आपको ये सूत्र याद रखो या ये रखो, संकेत के रूप में याद करो, बस इतना ही याद रखना है। परिभाषा तो आपको याद हो ही गया होगा, सेम परिभाषा अगर वो याद हो गया तो बस क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का भी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या कहता है कि किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर वस्तु के क्षेत्रफल में, वहाँ लंबाई कहे थे या क्षेत्रफल कह रहे, वस्तु के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को, सेम है ना, ठीक है। उसमें लंबाई में वृद्धि हुआ था और प्रारंभिक लंबाई लिखे थे, यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है और प्रारंभिक क्षेत्रफल हुआ, दोनों के अनुपात को ही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको बीटा से दर्शाते हैं, बी जैसा दिख रहा है ऐसा इसका संकेत बनता है बीटा, लाइन थोड़ा बड़ा कर देना, ठीक है, बीटा। और बीटा बराबर यहाँ एक सूत्र बन जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा डेल्टा टी। इसको संकेत के रूप में लिखेंगे तो बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा टी। इसका जो मात्रक होता है डिग्री प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम यहाँ पक्षांतर कर दें इसको, डेल्टा ए का मान निकालें तो डेल्टा ए वहीं रह जाएगा, बीटा गुणा डेल्टा ए वहीं रह जाएगा, बीटा गुणा ए गुणा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यहाँ पे खत्म होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बाद आप देखिए आयतन प्रसार गुणांक, आखिरी गुणांक है वॉल्यूम एक्सपांसन कोफिशिएंट। देखिए इसको गामा से दर्शाते हैं, गामा इस तरह से लिखा होता है, वाई जैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसका परिभाषा अगर देखो तो सेम टू सेम वही रहेगा, बस लंबाई और क्षेत्रफल के जगह में आयतन शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए किसी पिंड या वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर वस्तु के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। क्लियर है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो गामा बराबर आयतन में जो वृद्धि होगी डेल्टा वी बटे प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि, ठीक है।
इस तरह से अगर आप सूत्र के रूप में लिखो तो इस तरह से लिखाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी गामा बराबर। अब यहाँ पे देखो डेल्टा वी का अगर मान निकाले तो गामा के साथ उधर नीचे वाला गुणा में चले जाएगा, गामा गुणा ये हो जाएगा वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो वी यहाँ पे छूट गया था, ध्यान रखिएगा, वी होगा वी गुणा डेल्टा टी होगा। ठीक है, पूरा ये गुणा में आएगा। इसके मात्रा की बात करें तो इसका भी मात्रक वही प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से कंप्लीट आपका आयतन प्रसार गुणांक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको बता रहा हूँ यहाँ पे v छूटा हुआ है, गुणा करके v लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पक्षांतर होके उधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v भी लिखना है गुणा करके। तो ये सूत्र बनेगा डेल्टा v बराबर, ठीक है, गामा गुणा डेल्टा t गुणा v। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। आगे कुछ और तथ्य इससे संबंधित। ठीक है, उसके बाद आज का क्लास जो है यहाँ पे हम रोकेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में भी दिक्कत होता है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना करके रोकेंगे, एक आखिरी पार्ट जो इसके लिए बचाएंगे। तो यहाँ उसमें प्रसार संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया। सबसे पहली बात तो इसको याद रख लो सर, आप सभी बिल्कुल इसको याद रख लो, रट्टा मार लो कि रेखीय प्रसार गुणांक अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अनुपात आयतन प्रसार गुणांक बराबर कितना होता है। आपको ऑप्शन मिलेगा तो 1:2:3 होता है। पेपर में कईयों बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया है। और जब भी उष्मा और ऊष्मीय प्रसार की बात होती है, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको पूछने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3 होता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ हम लोग इसके कुछ उदाहरण की, तो आप देखोगे कि कांच की बोतल में जो कॉर्क फंसा होता है, उसको निकालने के लिए कांच की बोतल के मुंह को गर्म पानी में डुबाते हैं, जिससे क्या होता है, कांच का ना जो बोतल है, ठीक है, उसका जो मुंह है वो फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है थोड़ा। किसके कारण? ऊष्मीय प्रसार के कारण, जिससे कॉर्क जो फंसा रहता है ना, वो निकल जाता है आसानी से। ठीक, दूसरा उदाहरण आप देखोगे यहाँ पे कि रेल की पटरियों के बीच ना, जब रेल जिसमें ट्रेन चलता है उसको बिछाते समय दो पटरी के बीच में छोटा सा थोड़ा सा गैप रखा जाता है, रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। जैसे एक पटरी यहाँ पे, एक पटरी यहाँ पे, तो बीच में एक खाली जगह छोड़ा जाता है। कारण ये है कि गर्मी के दिन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें प्रसार होता है, तो प्रसार होने के लिए इसके लिए जगह चाहिए। तो ये जो थोड़ा जगह छूटा होता है वो जगह को कवर कर लेता है, ऐसे भर जाता है और रेल का पटरी सीधा का सीधा रहता है। मान लो ये जगह ना छोड़ें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कि एक पटरी बिछाए, दूसरे पटरी को वहीं पर जोड़ के बिछा दिए यहाँ पे, तो जगह नहीं छोड़ेंगे तो प्रसार तो होगा ही, प्रसार होगा तो पटरी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और वहाँ पे फिर रेल हादसे या एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए रेल की पटरियों के बीच ना थोड़ा स्थान छोड़ा जाता है, ताकि जब उसमें प्रसार हो तो स्थान को कवर कर ले, ढक ले। ठीक है, और कोई किसी तरह का कोई हादसा ना हो। ठीक, आपने एक और चीज़ देखा होगा दैनिक जीवन में कि कांच के गिलास में जब हम एकदम गर्म पानी डालते हैं, अत्यधिक गर्म पानी डालते हैं, तो गिलास तड़क जाता है, चटक जाता है, टूट जाता है। पूरा टुकड़ा तो नहीं होता लेकिन वो चटक जाता है अंदर से। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि कांच क्योंकि ऊष्मा का सुचालक नहीं है। ठीक है, देखिए ये मैं कांच का गिलास मान लो यहाँ बना दिया। ठीक है, कांच ऊष्मा का सुचालक तो नहीं है, लेकिन जब इसमें गर्म पानी डालते हैं ना, तो इसमें गर्म पानी डालने से यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ेगा तो कांच के भीतरी भाग में टेम्परेचर तो बढ़ता है, लेकिन बाहर क्या है टेम्परेचर, इधर बाहर वाले भाग में टेम्परेचर वही रहता है, सेम रहता है, समान रहता है, लेकिन अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि गर्म पानी हमने यहाँ डाल दिया, जिसके वजह से अंदर का भाग प्रसार होने लगता है, जबकि बाहर का भाग वैसी का वैसी रहता है। इसी वजह से अंदर का भाग प्रसार होता है तो चटक जाता है या टूट जाता है या तड़क जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ इसके दैनिक जीवन के उदाहरण जो आपने देखे हैं अपने आसपास। उसमें यहाँ पे देखिएगा, उसमें जो टेम्परेचर के कारण होता है। ठीक है, बस उसमें या उष्मा के प्रभाव के कारण जो इफेक्ट होता है वही है। यहाँ पे याद रखिएगा, उष्मी के प्रसार या उष्मी प्रसार होता है, जिसके वजह से हमने ये सब घटनाएं जो है देखी है अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये क्लास हमारा ख़त्म होता है आज का। ये पार्ट 3 था, तीसरा भाग था। इससे पहले आपने बाकी भाग देखे होंगे, चैप्टर 1 और 2 भी ख़त्म होने वाला है। एक और पार्ट आएगा अपकमिंग, जो पार्ट है पार्ट नंबर 4।
चौथा भाग, जहां हम पूरा कंप्लीट इसका जो सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थोड़ा कुछ टॉपिक बच गए हैं उसको कवर करेंगे। जैसे द्रव में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है और गैस में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीज़ें अगर थोड़ी मोड़ी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बच गया रहेगा वो कवर करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट जो 5वां रहेगा उसमें हम MCQ करेंगे। तो आपको पता है पहले मैं पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से यहाँ पे पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद लास्ट में MCQ जो है लगवाता हूँ, आपसे पूरा प्रैक्टिस करवाता हूँ MCQ का। और वही MCQ मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत प्रबल संभावना है। अगर आप MCQ बस भी अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपको रट के जाते हो तो आपको बहुत आसानी से वहाँ पेपर निकलेगा, बनेगा, बहुत बेहतरीन नंबर लाओगे, ये तो तय है। लेकिन उस MCQ को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपने डिटेल्ड क्लास पढ़ा है तो एक भी MCQ जो है आपसे मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर? तो पूरा हमारा जो टारगेट है कि 60 आउट ऑफ 60 लाएँ, 60 में 60 नंबर आपको साइंस में हम दिलाएं, वो बिल्कुल अभी जारी है, चलते रहेगा। आखिरी दम तक हम यहाँ पे आपको क्लास देते रहेंगे, जितना हो सके आपको क्लास देंगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं देखूं कि हाँ भाई कुछ स्टूडेंट हमको देख रहे हैं, हमारे से स्टूडेंट इंगेज हो रहे हैं, तो हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं यार मेहनत करने के लिए। अदरवाइज़ क्या कौन क्या देता है बताओ, कितनी चीज़ें आपको फ्री मिलती है। ठीक है, तो हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में दें, किसी भी तरह का कोई शुल्क ना लें। ठीक है, लेकिन आपसे बस एक सपोर्ट मांग रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दिया करो वीडियो को, और पूरा वीडियो देखो आप ज़रूर, ताकि आपको कुछ सीखने मिले। स्पीड बढ़ा लिया करो ज़रूर, और कोई चीज़ नोट करना है तो वीडियो रोक लिया करो। ठीक है, बाकी बस आगे वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह का क्लास आपको लगातार हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, ये ऑन स्क्रीन क्लास मैं चला रहा हूँ अभी, क्योंकि पूरा सुविधा तो है नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगा, ज़रूर हेल्प मिलेगा, और डिटेल नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका बन जाएगा, आप खुद अपने हाथ से लिखो ताकि आपका नोट्स पूरा प्रिपेयर्ड रहे, और बस एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन मारो बस फटाफट से, और जाके अच्छे नंबर लाओ, एक पोस्ट आप पक्का करो अपना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, और बाकी ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे साथ और जुड़े रहिएगा। ठीक है।